नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई खबर, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहले न्यूज पंच की शुरुआत आज की पहली और बड़ी प्रमुख खबर के साथ करेंगे। जी हां, जो आपसे कुछ देर पहले ही खबर आई, जहां एसआईआर पर अब सुप्रीम फैसला। 19 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या बड़ा फैसला दिया है, किसके पास है मतदाता सूची जांच का पूरा अधिकार और 2027 में आखिर किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया होगी, ये बताएंगे आपको। और किस प्रदेश में आज एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा की गई है वो भी आपको दिखाएंगे इस पहली खबर में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर, जहां ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत इस समय तैयार है और स्वच्छ ऊर्जा से देश की ऊर्जा तस्वीर अब बदलने वाली है। आपको बताएंगे कि आखिर कहां देश का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि थार के रेगिस्तान में किस जगह पर प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है और देश के किस राज्य में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज शुरू हुआ है, जो 10 लाख की आबादी वाले शहर को पूरे दिन यानी कि 24 घंटे के लिए बिजली दे सकता है। ये दूसरी खबर में आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही तीसरी और प्रमुख खबर, जहां फिर आपको बताएंगे कि बकरीद से पहले आखिर असम में भाईचारे की मिसाल की खबर, जहां बकरीद पर जहां देश में कई जगहों पर इस वक्त अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं अगर बात असम की करें तो असम में कई जिलों के जो मस्जिद समितियां हैं उन्होंने गाय की कुर्बानी नहीं करने का फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और क्या कुछ कहना उनका वो भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला सामने आया और विपक्ष की राजनीति पर सीधा प्रहार। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से संवैधानिक ठहराया है और ये साफ कहा है कि प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून को मजबूत करती है और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देती है। दरअसल आपको याद होगा कि बिहार चुनाव जब शुरू होने वाले थे तो उससे पहले बिहार चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट अभियान जो है वो शुरू किया था और इसकी वजह थी प्रवासन, शहरीकरण और जनसांख्यिकी के बदलाव और मकसद था फर्जी, डुप्लीकेट और अयोग्य नाम हटाकर असली मतदाताओं का हक सुरक्षित करना। लेकिन यह मुद्दा बहुत बड़ा बनता गया क्योंकि विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी तक ने यह आरोप लगाया कि गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, एसआईआर लोकतंत्र कमजोर नहीं बल्कि चुनावी अखंडता को और मजबूत करने की प्रक्रिया है। यानी जिस नैरेटिव पर विपक्ष लगातार हमला बोलता रहा उसी पर अदालत ने मोहर लगा दी है और विपक्ष को बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया है, जिसके बाद अब तीसरे चरण में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और इसे लेकर दिल्ली में कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर पर सुप्रीम मोहर। तो जी हां, एसआईआर पर ये सुप्रीम मोहर इस वक्त लग चुकी है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से सही है। एसआईआर प्रक्रिया में पूरा पालन हुआ है, पूरी जो प्रक्रिया है संवैधानिक प्रक्रिया उसका पूरी तरह से पालन एसआईआर में किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज ही अहम सुनवाई करते हुए यह भी बताया कि एसआईआर का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वो किसी भी राज्य की जो एसआईआर प्रक्रिया है वो करा सकता है, एसआईआर करा सकता है। और वोटर लिस्ट अपडेट करना गलत बिल्कुल भी नहीं है, उसमें जरूरी है कि वो समय रहते ही अपडेट हो। फ्री फेयर चुनाव के लिए सही वोटर लिस्ट बेहद जरूरी, कोर्ट की तरफ से आज ये बताया गया। इसके साथ ही दस्तावेज मांगना और नागरिकता पर सवाल बिल्कुल भी नहीं है, इस बात पर भी कोर्ट ने आज साफ किया है कि जो दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं एसआईआर के तहत वो दस्तावेज आपकी नागरिकता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो सिर्फ आपको उसमें रहने की बात करते हैं। इसके साथ ही एसआईआर के नियम वाजिब हैं और निष्पक्ष हैं, लोगों को सुधार और अपील के भी
पूरे मौके एसआईआर के दौरान दिए जाते हैं, जहां नोटिस, जांच और अपील से प्रक्रिया जो है वो और निष्पक्ष पारदर्शी हो रही है। एसआईआर में आसान दस्तावेज स्वीकार है और वो दस्तावेज जो हर किसी के पास मौजूद है। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया और इस अहम फैसले के साथ ही अगर हम देखें तो ये साफ भी कर दिया गया कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और इसका अधिकार भी चुनाव आयोग यानी कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास में है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। तो कांग्रेस और विपक्ष की संवैधानिक हार ये बताया गया सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला दिया गया। लेकिन जहां एक तरफ ये फैसला आया, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तीसरे चरण के एसआईआर को लेकर भी इस समय जो पूरी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दरअसल तीसरे चरण में आपको बता दें कि भारत में 16 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होगी, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है और वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। 2027 यानी कि अगले साल की अगर हम बात करें तो अगले साल 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में तीसरे चरण में जिन जिन राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया होगी उनमें से 3 राज्य भी इसमें शामिल है, यानी कि जिन 16 राज्यों में ये प्रक्रिया होगी उन 16 में से 3 राज्यों में अगले साल चुनाव भी होने। और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो मणिपुर इसमें शामिल है, पंजाब इसमें शामिल है और उत्तराखंड। इन तीनों ही राज्यों में अगर हम देखें तो प्रक्रिया भी होगी और साथ ही चुनाव भी, अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, जहां पर दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। तीसरे चरण में इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा भी इसमें शामिल है, साथ ही झारखंड है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा दमन दीव यूटी भी इसमें शामिल है। तो ये वो तमाम 16 राज्य जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया होनी है। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो अब दिल्ली में भी एसआईआर की एंट्री हो चुकी है, जहां 20 जून से जो है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 जून से घर घर सर्वे ये शुरू होगा। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर दिल्ली में सीईओ अशोक कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी का। 3rd फेज ऑफ एसआईआर अनाउंस की है, जिसमें दिल्ली का भी नाम है और दिल्ली के लिए जो ये एक्टिविटी है ये 20 जून से शुरू होने जा रही है। तो डिफरेंट शेड्यूल है, शेड्यूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनका टाइम शेड्यूल कमीशन की तरफ से ही है। हर इलेक्टर को 2 इन्यूमरेशन फॉर्म मिलने हैं, एक को वो अपने पास रखेगा और एक को वो बीएलओ साहब को जमा कर देगा अपनी डिटेल भर के। 30 तारीख से हाउस टू हाउस विजिट शुरू हो जाएगी बीएलओज की, तो वो घर घर जाके हर इन्यूमरेटर को 2 इन्यूमरेशन फॉर्म उसको देंगे, जिसको कि इन्यूमरेटर अपना जो इलेक्टर है वो अपना भरेगा और भर के वो उसके पास 2 चॉइस होंगी भरने के बाद, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं वो बीएलओ को और ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो 20 तारीख से दिल्ली के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, जहां सबसे पहले बीएलओ जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है और लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है और उसके बाद में 30 तारीख से घर घर जाकर सर्वे होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और एसआईआर कराने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास ही है, और इससे कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस और जो विपक्ष के तमाम जो दल है उनको एक बड़ा झटका भी लगा है। विकास,
बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ना केवल चुनाव आयोग के पास अधिकार है एसआईआर कराने का, बल्कि ये उनका दायित्व है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्टोरल लिस्ट को जहां तक संभव हो उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखें। तो जो भी लोग उसमें शामिल होने के पात्र नहीं है, उनके नाम हटाए जाएं। एसआईआर उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर में छोटा मोटा डिपार्चर करने से पूरी प्रक्रिया पर कानूनी सवाल खड़ा नहीं होता है। दूसरी बात, कोर्ट ने यहाँ पर, हालांकि चुनाव आयोग लगातार एक बात कहता रहा सुप्रीम कोर्ट में कि वो नागरिकता तय नहीं कर रहा है किसी की, और ये मसला सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट से जुड़ा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक कदम आगे जाते हुए ये कहा है कि चुनाव आयोग ने जब एसआईआर प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम काटे हैं 2003 के में जो लिस्ट में थे और इस बार वो साबित नहीं कर पाए, ऐसे लोगों की जानकारी जिनकी नागरिकता को लेकर के चुनाव आयोग मानता है कि संदेह है इसमें, वो सारा डेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी इस इशू को देखती है वो इस पूरे डाटा को लेकर के उचित कार्रवाई करे। तो खुद चुनाव आयोग ने तो ये नहीं कहा था कि हम नागरिकता का विषय तय करेंगे, लेकिन उनका अधिकार भी नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा चुनाव आयोग के पास है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई करने का निर्देश दिया, और ये कहा है कि 4 हफ्ते में इस पर कोई कार्रवाई की जाए। क्या जो वहां पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, यानी पूरा ये मामला जो होता है सिटीजनशिप का, वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। वहां पर सिटीजनशिप तय करने के लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया अब उस तरफ जाती दिख रही है, और कोर्ट का सीधे सीधे निर्देश है ईसीआई को कि सारा डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए ऐसे लोगों के बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास सारथी, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि तेल संकट से जूझते विश्व में भारत अब नई ऊर्जा, नई सुरक्षा के साथ पूरी तरह से तैयार है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत अब ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत जहां लद्दाख में पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, तो वहीं थार रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस का एक नया स्रोत मिला है। जी हां, जैसलमेर के डांडेवाला में ऊर्जा का ये नया खजाना मिला है। अब पहले ही राजस्थान के मंगला में क्रूड ऑयल मिला था, जिसको प्रोसेस भी किया जा रहा है, और अब प्राकृतिक गैस का राजस्थान की रेतीली धरती पर पता लगा है। इसके अलावा गुजरात में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज शुरू हुआ है, जो 10 लाख की आबादी वाले शहर को पूरे दिन यानी कि 24 घंटे के लिए बिजली दे सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। तो कुल मिलाकर भारत के कदम तेजी के साथ ऊर्जा सुरक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी तापस भट्टाचार्य से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। तो जी हां, सबसे पहले ये 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, और स्क्रीन पर दिख रही है ये 3 तस्वीरें भारत के ऊर्जा भविष्य की नई कहानी बयां कर रहे हैं, जहां धरती की गहराइयों में छिपी प्राकृतिक ऊष्मा को बिजली में बदलने की ही इस समय तैयारी चल रही है। तो वहीं रेगिस्तान के नीचे प्राकृतिक गैस का नया खजाना भी इस समय मिला है, जिसकी तस्वीर भी ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही इसके अलावा अगर हम देखें तो मेगा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो लाखों घरों को 24 घंटे बिजली देने का दम रखता है, यानी कि एक तरफ स्वच्छ ऊर्जा तो दूसरी तरफ ऊर्जा संसाधनों की नई खोज, और तीसरी ओर बिजली भंडारण की अत्याधुनिक तकनीक। अब ये तीनों पहल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में भी बड़े कदम के तौर पर भी मानी जा रही है। तो इन तस्वीरों के साथ ही सबसे पहले बात कर लेते हैं लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख में नया पावर सोर्स इस समय मिला है, जहां स्वच्छ ऊर्जा में बड़े बदलाव की ओर इस समय लद्दाख है। और पहले जियोथर्मल प्रोजेक्ट विस्तार को अब मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो अगले 5 साल के लिए जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से इसकी मंजूरी दी गई है जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर। और लद्दाख को पुगा घाटी जो है विकसित, वहां पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो विकसित हो रहा है। जियोथर्मल वेल के जरिए जो भूगर्भीय ऊष्मा है उसका इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है, और सीधे तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम। प्राकृतिक ऊर्जा से ये बिजली बनती है, और स्वच्छ ऊर्जा के लिए ये गेम चेंजर साबित होती हुई आगे आने वाले समय में भविष्य में नजर आएगी। तो लद्दाख कहीं ना कहीं एक नया पावर सोर्स बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगले 5 साल के लिए इसको हरी झंडी या यूं कहे कि मंजूरी भी मिल चुकी है। अब अगले पे आते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, जहां रेगिस्तान में खजाना मिला है। जैसलमेर का जो डांडेवाला क्षेत्र है, वहां से ये खुशखबरी सामने आई है। प्राकृतिक गैस के जो नए भंडार हैं वो इस समय वहां पर मिले हैं, और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये पूरा भंडार खोजा है, जहां आयातित ऊर्जा पर निर्भरता इसके जरिए कहीं ना कहीं कम होगी, और जो हमारा अभियान है आत्मनिर्भर भारत
उस अभियान को और आगे आने वाले समय में भविष्य में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये तो बात रही रेगिस्तान की, यानी कि राजस्थान की। अब इसके अलावा बात करें तो आगे बात करते हैं गुजरात की, जहां बैटरी से 24 घंटे आखिर जो शहर है वो कैसे जगमग होगा। 10 लाख वाली आबादी का शहर। दरअसल भारत का जो मेगा बैटरी प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है और पावर हब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भविष्य में वो गुजरात बनता हुआ नजर आएगा। कैसे? खावड़ा में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो शुरू है और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये, और भारत में रिकॉर्ड 10 महीने के अंदर ही ये बनकर तैयार भी हो गया है, जहां 10 लाख घरों को बैटरी से 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकता है। इतनी इसकी क्षमता है। 10 लाख परिवार वाले पूरे शहर को बिजली मिल सकेगी 24 घंटे, और 3.37 गीगावाट प्रति घंटे क्षमता वाला ये BESS भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा हम रुख करेंगे। तापस, एक साथ 3 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है और ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ वैश्विक संकट हम सभी देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते ये कदम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज जो अहम है, आपने जो तीनों चीजें बोली है वो दर्शाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी, यानी अलग अलग तरीके की एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। गैस है, हाइड्रोकार्बन है, आप बात कर रहे थे जियोथर्मल की बात है। जियोथर्मल क्या है कि जमीन के नीचे जो हाई जो उसका गर्मी है उससे एनर्जी बनाई जाए। गैस की बात की आपने राजस्थान में, और उसके बाद बात की आपने जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने की। तो ये तीनों चीजें जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, सरकार बहुत बात कर रही है कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि 2070 तक नेट जीरो होने का भारत ने प्रण लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है और हमने कहा है कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे खासा जोर है। 500 गीगावाट का 2030 तक हमें लक्ष्य हासिल करना है। हम उसके बहुत करीब है। तो वो एक चीज है। दूसरी जो बहुत अहम चीज है कि इस वक्त सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस का ये उनके अंदर में जो डायरेक्टरेट ऑफ हाइड्रोकार्बन से ये कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ भारत में क्रूड या फिर नेचुरल गैस या फिर हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। उसका रीजन क्या है? आप देखिए, समुद्र मंथन मिशन जो है उसके जरिए काम चल रहा है। बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज को इंडियन ऑयल कंपनीज के साथ काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। काफी रियायतें दी जा रही है, टैक्स ब्रेक दिए जा रहे हैं। और जो एक और अहम चीज है, सिस्मिक जो डिटेल्स है, सिस्मिक डिटेल्स, यानी एक तरह से आप समझिए हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है समुद्री के नीचे का, जिसको अब हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है उसमें वो नंबर क्रंचिंग की जाएगी और उससे पता चलेगा कि कहाँ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर हम ड्रिलिंग करें तो शायद हमें ऑयल या फिर गैस या फिर हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। तो ये सारा एक होलिस्टिक एक पूरा बनाया जा रहा है, और एक नहीं, मतलब एक मल्टी प्रोंग अंग्रेजी में कहा जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग नीतियों के जरिए भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरे करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात करते हैं कल के यानी कि आने वाले त्योहार को लेकर, जहां देश में बकरीद से पहले कई राज्यों में तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन असम में बकरीद से पहले एक बड़ा संदेश आज देखने को मिला। असम में कई जिलों की मस्जिद समितियों ने एक बड़ा ऐलान किया है कि इस बार गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, और इस तरह सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की मिसाल को कायम वहां पर किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह स्वैच्छिक कदम है और जो सामाजिक सौहार्द और बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान करता है। जानेंगे ताजा अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं नहीं होगी गाय की कुर्बानी। तो जी हां, ये बड़ा ऐलान इस समय किया गया है। बकरीद से पहले ईदगाह समितियों की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है कि इस बार त्योहार पे गाय की कुर्बानी नहीं होगी। बकरीद में गाय की कुर्बानी ना देने का ये बड़ा ऐलान इस समय
किया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो अपील की थी, उस अपील का असर कहीं ना कहीं अब इस पर दिखता हुआ नजर आ रहा है और समिति की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री ने गौ हत्या से परहेज करने की अपील की थी। अब जब मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई तो उसका ग्राउंड जीरो पर असर भी देखने को मिला और ईदगाह समितियां जो है उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया, ये फैसला लिया गया कि इस बार गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश कहीं ना कहीं इस ऐलान के साथ दिया जा रहा है और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो अपील की थी उसका ग्राउंड जीरो पर असर भी अब दिखता है। लेकिन इसके साथ ही, इस अपील के साथ ही उन्होंने अब सीधे तौर पर जो फैसला सामने है उस फैसले का स्वागत करते हुए भी नजर आए हैं और उन्होंने स्वागत करते हुए क्या कहा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि असम में कई ईदगाह समितियों ने पहले गौ कुर्बानी से परहेज करने की अपील की थी और अब अनेक स्थानों पर मुस्लिम समाज ने स्वयं आगे आकर इसे अपनाया है। बरपेटा, लखीमपुर, होजाई और कामरूप सहित कई स्थानों से गौ रक्षा का ये सकारात्मक संदेश असम की सांस्कृतिक एकता को और सुदृढ़ करेगा। मैं सभी समितियों और जागरूक नागरिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीना राय जुड़ गई, सीधा उनका रुख करेंगे। सुबीना, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? त्योहार से पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जो अपील की गई थी कि गाय की कुर्बानी से आप परहेज करें, उसका ग्राउंड जीरो पर असर देखने को मिल रहा है और समितियों ने ये बड़ा फैसला लिया है। जी बिल्कुल कृतिका, कल जो है बकरी ईद है और असम में जो है बहुत बड़ा एक फेस्टिवल के रूप में कल मनाया जाएगा। हालांकि कल जो है गौ कुर्बानी जो है वो नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो है असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है अपील किया था यहाँ के जो सिटीजन्स है कि गौ जो कुर्बानी है वो ना दिया जाए। इसी को लेके जो है काफी सारे जो कमिटीज है, जो मुस्लिम मॉस्क कमिटीज है, उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दिया है और उन्होंने ये जो है सीएम ने आज ही ट्वीट किया है कि असम में कई ईदगाह समितियों ने पहले गौ कुर्बानी से परहेज करने की अपील की थी और अब अनेक स्थानों पर जो है मुस्लिम समाज ने स्वयं आकर इसे अपनाया है। बोरपेटा, लखीमपुर, होजाई और कामरूप सहित कई स्थानों से आया गौ रक्षा का यह सकारात्मक संदेश असम की सांस्कृतिक एकता और सुदृढ़ करेगा। मैं सभी समितियों और जागरूक नागरिकों से हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो बिल्कुल सुबीना, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई उसका ग्राउंड जीरो पर ये असर इस समय देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही एक सौहार्दपूर्ण मैसेज भी, एक संदेश भी पूरा प्रदेश में इस समय दिया जा रहा है इस फैसले के जरिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।